हाय एवरीवन। तो ये जो है हाउ व्हेन एंड वेयर जो हमारे चैप्टर का नेम है, फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, क्लास 8 की हिस्ट्री का, उसका ये फर्स्ट चैप्टर। तो अगर तुम्हारा कोई भी बुक चलता हो, लेकिन मेन जो है तुम्हारा एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दिया जाता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव में तुम्हारा एनसीईआरटी ही रहता है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग एनसीईआरटी से ही चलेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ कहता है कि हमारे के लिए डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट था। तो कहता है कि जो हिस्टोरियंस हुए, हिस्टोरियंस देखो, तो जो हिस्टोरियंस हुए हैं, हिस्टोरियंस हिस्टोरियंस क्या किए, वो इस बात पे बहस किए, डिबेट किए, एक दूसरे के साथ डिस्कशन किए कि आखिर किस ईयर में, कौन से साल में किस राजा को राजगद्दी मिली गई, कौन सा शासन का, कौन सा जो मतलब रूलिंग पीरियड, जैसे कि कौन सा मुगल डायनेस्टी कब से कब चले, इस टाइप का जो डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी कब तक रूल किया, हिंदू कब तक रूल किए, मुस्लिम कब तक रूल किए। तो इन सब जो चीज़ था, इन सब पे कौन डिबेट करेगा, हिस्टोरियंस डिबेट करेंगे। हिस्टोरियंस डिबेट करके एक बुक लिखेंगे, बुक में वो बतलाते हैं कि इस ये राजा इस टाइम से इस टाइम तक शासन किए। तो वो हमारे हिस्टोरियंस का काम होता है। तो हिस्टोरियंस क्या किए, हिस्टोरियंस डिबेट किए, डिस्कशन किए, डिबेट, डिस्कशन, और ये लोग जो है एक परफेक्ट डिबेट और डिस्कशन करके फिर वो चीज़ हमारे तक पहुंचाते हैं। फिर उस चीज़ को हम लोग रीड करते हैं, रीड करके फिर एग्जाम में जाके लिखते हैं। तो यहाँ तक हिस्टोरियंस का काम रहता है, उसके बाद हमारा काम रहता है उसको पढ़ने का। तो इसके बाद एक पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ का नाम है, हम देख लेते हैं एक बार। पैराग्राफ कहता है हाउ वी डू पीरियोडाइज। तो हम लोग आखिर कैसे बांटे, मतलब कि हिस्ट्री को हम लोग किस तरीके से बांटे। हम लोग तो नहीं, यहाँ पे एक हिस्टोरियंस का जिक्र है, जेम्स मिल। तो कहते हैं कि जो जेम्स मिल जो वो इंडियन हिस्ट्री, हमारे जो इतिहास हुआ वो इंडियन हिस्ट्री को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश की कैटेगरी में वो बांटते हैं। इंडियन हिस्ट्री को देख लेते हैं। देखो क्या कहता है फर्स्ट पैराग्राफ। इन 1817 1817 में जेम्स मिल स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, वो जो है इकोनॉमिस्ट क्या होता है, अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है प्योर हिंदी में अर्थशास्त्री, जो कि फाइनेंशियल देखते हैं, मतलब किस कंट्री का कितना रेवेन्यू है, कितना उसका इनकम है, पर एनम इनकम कितना है किस कंट्री का, वो हो जाता है। और एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे, मतलब राजनीति के बारे में अच्छा खासा ज्ञान रखने वाले एक इंसान थे। पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम बुक। तो कहते हैं कि वो जो है 3 बड़ा बड़ा बुक लिखे, किसके बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बारे में वो बुक लिखते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो बुक का नाम क्या होता है, वो बुक का नाम होता है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें कि वो दर्शाते हैं इंडियन हिस्ट्री को। तो कहता है इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स। तो कहता है कि जब वो 3 वॉल्यूम का जब वो बुक तैयार करते हैं, तो उस बुक में वो जो हमारी जो भारतीय हिस्ट्री होती है, इंडियन हिस्ट्री होती है, उस चीज़ को वो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश का कैटेगरी में वो उस चीज़ को डिवाइड करते हैं। तो देखो 1817 में जेम्स मिल जो हुए, जेम्स मिल, देखो 1817 में जेम्स मिल क्या करते हैं, एक बुक कंपाइल करता है। कैसा बुक रहता है वो, 3 कैटेगरी का बुक रहता है, मतलब कि 3 वॉल्यूम का बुक रहता है। बुक का नाम होता है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो हम नेम इधर करके लिख देते हैं, नेम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया।
कंक्लूजन इसका यही निकलता है कि वो अपना जो वो बुक लिखे, वो बुक में बेसिकली हमारे इंडियन हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किए कि कैसे हमारा इंडियन हिस्ट्री था, ब्रिटिश के टाइम कैसा था, जब इंडियन रूलर शासन किए तो कैसा था, जब मुस्लिम रूलर जब शासन किए तो हमारा हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो कैसा था, हमारा इतिहास कैसा था, बेसिकली यही था। तो तुम लोग इस चीज़ को नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कहता है आगे का पैराग्राफ में कहता है कि जो जेम्स माइल जो है, ये जो हमारे इकोनॉमिस्ट है, फिलोसफर है, उनका ऐसा मानना था कि हम मतलब कि एज कंपेरिजन टू यूरोप की कंपैरिजन में एशिया के जितने भी कंट्री हुए हैं वो वेल सिविलाइज्ड नहीं है। जितना हद तक यूरोप सिविलाइज था उतने हद तक कोई भी कंट्री सिविलाइज नहीं था। तो आगे रुक जाओ। तो देखो अब कहता है अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया। तो किस बात का जिक्र करता है कि अभी यहाँ पे जो पैराग्राफ का जिक्र कर रहा है कि जो ब्रिटिश के जो लोग अभी इंडिया में नहीं आए हैं, उनके आने से पहले हमारे इंडिया में जो कंडीशन थी वो बद से बदतर थी। कि जो लोग जो थे ब्रिटिश रूलर्स में, ब्रिटिश रूलर नहीं, जो हिंदू और मुस्लिम के डिस्पॉट्स मतलब तानाशाह होता है, तो डिस्पॉट्स तानाशाह। तो कहता है कि हिंदू और मुस्लिम के जो डिस्पॉट्स मतलब तानाशाह थे, वैसे लोग जो अपने मर्जी का चलाते हैं, पब्लिक की नहीं सुनते, उस तरीके के जो लोग थे वो अपनी मन मर्जी कर रहे थे। उस टाइम कास्ट टैबूस थे, मतलब बिफोर ब्रिटिश केम टू इंडिया, इंडिया में ब्रिटिश के आने से पहले कुछ कुछ अति तो सुपर सिटीजन था, मतलब कि अंधविश्वास नहीं होता कि वो डायन है, वो ये है, इस तरीके का अंधविश्वास फैला हुआ था। कास्ट टैबूस था, जो अपर कास्ट डोमिनेटिंग थी, मतलब कि अपर कास्ट के जो लोग थे वो डोमिनेट करते थे, लोअर कास्ट के लोगों को उतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था, उतना उनको यहाँ तक कि कुएं से पानी तक नहीं भरने दिया जाता था। समझ रहे हो? तो ये कास्ट टैबूज हो गया। एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। तो वही कहता है कि जो अंधविश्वास जो था, सुपरस्टिशियस मतलब होता है अंधविश्वास, तो जो अंधविश्वास जो था वो सामाजिक जो ज़िंदगी था, ह्यूमन लाइफ का जो एक ज़िंदगी चल रहा था, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। कास्ट टैबूज हो गया, और जो ये जो अंधविश्वास था वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। लोग उसी के ऑल अराउंड घूमते रहते थे कि हम अपर कास्ट है, तुम लोअर कास्ट हो, वो ये कर दिया, वो जादू टोना कर दिया, इस तरीके का लोगों में दिमाग में बैठे हुए थे। आगे कहता है कि मिल फेल्ट दैट सिविलाइज इंडिया। तो कहते हैं मिल को जो लगा, जेम्स मिल जिनका पूरा नाम था, वो चाहते थे कि इंडिया में सिविलाइजेशन तब भी आएगा, इंडिया में इंडिया के जो लोग हैं उनमें दिमाग में ये सब चीज़ भरा हुआ है वो तब भी जाएगा जब ब्रिटिश का जो इम्पैक्ट है, मतलब कि ब्रिटिश लिविंग स्टैंडर्ड जब तक इंडिया में नहीं आएगा तब तक लोगों में स्टैंडर्ड डेवलप नहीं होगा, लोग नहीं समझ पाएंगे। तो कहता है to do that it was necessary to introduce European manners, arts, institutions and laws in India। तो कहता है इंडिया को सिविलाइज करने के लिए क्या करना है, इंडिया को सिविलाइज करना है। तो कहता है कि इंडिया को सिविलाइज करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेम्स मिल के अकॉर्डिंग क्या था कि यूरोपियन आर्ट्स आने चाहिए, मतलब कि यूरोप के जो कुछ कलाकारी होती है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस होना चाहिए, यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस इंडिया में आने चाहिए, और क्या आने चाहिए, एंड लॉज इन इंडिया। यूरोपियन मैनर्स मतलब यूरोप में कैसे लोग ज़िंदगी जीते हैं उस तरीके का लिविंग स्टैंडर्ड इंडिया में आना चाहिए, और जो इंडिया में जो लॉ भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए। तो इंडिया को सिविलाइज करने के लिए क्या क्या चीज़ का जरूरी हुआ? अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, इंस्टीट्यूशंस लॉ। तो
आर्ट्स। तो ये सब जो है कुछ कुछ सर्टेन चीज़ का ज़रूरत जेम्स मिल को फील हुआ कि ये सब जो है कुछ सर्टेन चीज़ है जिसके थ्रू इंडिया को हम सिविलाइज कर सकते हैं, और बिना यूरोपियन के मैनर्स के, मतलब यूरोप के बिना लिविंग स्टैंडर्ड के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम इसको रेस करते हैं। और आगे कहते हैं, देखो, मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन। तो ये तो ब्रिटिश के लोग हो गए, मतलब कि जेम्स मिल क्या थे कि ब्रिटिश के ही पार्ट थे, ब्रिटिश के ही लोग के एक हिस्सा थे। तो ब्रिटिश क्लासिफिकेशंस के अलावा हट के अब हम किसी और के क्लासिफिकेशन को देखते हैं, कोई और लोग कैसे इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड करता है। तो कहता है ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू एशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो कहता है कि जो हिस्टोरियंस हो गए, जो इतिहासकार हो गए, वो इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में, एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में डिवाइड करते हैं। तो हिस्टोरियंस डिवाइड करते हैं एशियंट, मेडिवल और ब्रिटिश हिस्ट्री में और मॉडर्न हिस्ट्री में। तो आखिर ये क्या हो जाता है, एशियंट हिस्ट्री मतलब सबसे पुराना इनिशियल पीरियड का जो हिस्ट्री हुआ, जब लोगों में समाज डेवलप हो रहा था, इनिशियल हिस्ट्री हमारा एशियंट हिस्ट्री हो गया। और जो मेडिवल हिस्ट्री हो जाता है बीच का हो जाता है, और जो मॉडर्न हो जाता है कि मतलब कि हमारे टेक्नोलॉजी आने के जस्ट पहले का जो हिस्ट्री हो गया, वो हिस्ट्री मतलब 3 फेज में, जब इनिशियल डेवलपमेंट हो रहा था, बीच का जब हल्का हल्का डेवलपमेंट हुआ, और जो थर्ड पूरा कंप्लीटेड डेवलपमेंट होने लगा, तब का हिस्ट्री हो गया। अब कहता है मेडिवल वाज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दिस फीचर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री डिड नॉट एग्जिस्ट। अकॉर्डिंग टू बुक मेडिवल हिस्ट्री क्या है, मेडिवल हिस्ट्री तो अकॉर्डिंग टू बुक के अकॉर्डिंग मेडिवल हिस्ट्री क्या है, मेडिवल हिस्ट्री एक वैसा टर्म है डिफाइन करने के लिए कि तब जब जो हम लोग का जो मॉडर्न सुविधाएं, जैसे अब हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, ट्राइपॉड यूज़ करते हैं, व्हाइट बोर्ड, मतलब कि एनीथिंग, लैपटॉप, ये सब, तो इन सब डेवलपमेंट के पहले का जो हिस्ट्री, जब टेक्नोलॉजी उतना वेल डिफाइंड नहीं था, जब हल्का सा टेलीफोन ये सब का ही इनिशियल डेवलपमेंट हुआ था, उस टाइम का जो हिस्ट्री हो गया वो हमारा, मतलब उसके टेलीफोन ये सब जब यहाँ तक जबकि बॉल भी नहीं था, उसके भी पहले का जो हिस्ट्री हो गया वो हमारा मेडिवल हिस्ट्री में आ जाता है। अब कहते हैं कि अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी। तो ब्रिटिश रूल के अंतर्गत, मतलब कि जब ब्रिटिश सरकार चल रही थी, तो ब्रिटिश सरकार के टाइम लोगों में क्या, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, लोगों के पास आज़ादी नहीं था, लोग अपने बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। एंड देन कहता है एक समानता नहीं था, इक्वालिटी नहीं था। व्हाट इज़ कॉलोनियल, तो अब यहाँ पे कहता है कॉलोनियल क्या, अच्छा रुको यहाँ पे लिख देते हैं। अंडर ब्रिटिश रूल ब्रिटिश रूल लोगों के पास इक्वालिटी नहीं था, समानता नहीं था, फ्रीडम नहीं था, और लोगों में जो लिबर्टी नहीं थी, बातों को एक्सप्रेस करने की भी आज़ादी नहीं थी लोगों के पास। ये हो गया
अब कहता है कॉलोनियल क्या हो जाता है। कॉलोनियल रूल हम लोग को पढ़ाया जाता था कि कॉलोनियल रूल, तो कॉलोनियल रूल ये कहा जाता है कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पे जब शासन करती है, जैसे कि हमारे पे ब्रिटिश शासन किए थे, तो हमको ब्रिटिश के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता था। ब्रिटिश जो कहेगा वो करना है, वो जो खाने के लिए देगा हम लोग को वो खाना है, चाहे वो जैसे वो काम करवाएगा वैसे काम करना है, जैसे वो हमें पैसा देगा वैसे पैसा का यूज़ करना है, वैसे अपनी ज़िंदगी चलाना है। तो जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर शासन करता है तो उस चीज़ को हम लोग कॉलोनियल रूल कहते हैं। अब कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड। तो कहते हैं द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पॉर्टेंट। तो कहते हैं कि जो ब्रिटिश लोग थे उनका ऐसा मानना था कि लिखने का जो हैबिट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे हम लोग अपने इम्पॉर्टेंट चीज़ को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट डेट्स होंगे, इवेंट होंगे, इस तरीके की चीज़ को हम लोग एक अगर रिकॉर्ड फॉर्म में रखेंगे ताकि हमारा जो अपकमिंग जनरेशन होगा, जैसे कि ब्रिटिश के बाद जो आया अब अभी हम लोग है, तो हम लोग इसको कैसे पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को प्रिजर्व करके रखे हुए थे। तो वही कहता है कि ब्रिटिश जो हुए उनका ऐसा मानना था कि लोग जब तक हम प्रिजर्व करके किसी चीज़ को नहीं रखेंगे, ऑफिशियल रिकॉर्ड को जब तक हम बचा करके नहीं रखेंगे, तब तक कोई अपकमिंग जनरेशन कैसे पढ़ सकता है। तो कहते हैं कि एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। तो कहते हैं हर एक चीज़, इंस्ट्रक्शन, चाहे ब्रिटिश सरकार कोई भी इंस्ट्रक्शन दे लोगों को करने के लिए तुमको ये करना है, और फिर प्लान, कोई प्लान बनाती है कि हम ठीक है आपके लिए हम ये काम करेंगे। जैसे कि इंडिगो पे जाने का काम हुआ था अपकमिंग चैप्टर में कि इंडिगो पे जाया जाता था, नील, इंडिगो मतलब नीली ना, तो नील पे जाया जाता था। तो ये जो प्लान हुआ, ये प्लान ब्रिटिश का कहना था कि इसको अच्छे तरीके से साफ साफ प्रिजर्व करके रखा जाए। इन्वेस्टिगेशन, कोई भी इन्वेस्टिगेशन किया, इन सब चीज़ को अच्छे तरीके से रखा जाए। Once this was done, things could be properly studied and debated. The conviction, the British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. तो कहता है कि जो ब्रिटिश जो लोग थे उनका ऐसा भी मानना था कि जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए उन सब चीज़ों को भी अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखना ज़रूरी है। तो कहता है कि द विलेज तहसीलदार, विलेज के जो तहसीलदार हुआ, जो छोटे कर्मचारी जो होते हैं ना, वो तहसीलदार ऑफिस, सॉरी, दी कलेक्ट्रेट, आजकल लोग डीएम बोलते हैं, कलेक्ट्रेट हो गया, कमिश्नर ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीज, द लॉ कोर्ट्स, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स। तो इन सब जो चीज़ हो, जैसे कि लॉ कोर्ट हो गया, ये सब का अपना अपना एक सेपरेट रिकॉर्ड रूम था, उसमें हर एक चीज़ का रिकॉर्ड जो था, मतलब कि तहसीलदार ऑफिस का रिकॉर्ड सेपरेट रखाएगा, लॉ कोर्ट का रिकॉर्ड सेपरेट रखाएगा, लॉ कोर्ट रूम में रखाएगा, तो इन सब चीज़ का अलग अलग रिकॉर्ड रूम था। तो कहते हैं इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी दिस डॉक्यूमेंट्स वेर केयरफुली कॉपीड आउट। तो कहते हैं जब 19वीं सदी का शुरुआत हुआ, जब 19वीं सदी का शुरुआत हुआ तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको अच्छे तरीके से कॉपी किया गया, दोबारा लिखा गया, अच्छे तरीके से एग्जामिन करके दोबारा लिखा गया। रिटन बाय कैलीग्राफिस्ट, और इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरती से कैलीग्राफिस्ट के द्वारा उतारा गया। दैट इज़ बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। अब कैलीग्राफिस्ट कौन हो जाते हैं, तो कहते हैं कैलीग्राफिस्ट वो लोग हो जाते हैं जो खूबसूरत तरीके से लिखने में जब माहिर होता है, जिनका हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत होता है, उन लोगों को हम लोग कैलीग्राफिस्ट कहते हैं। तो अब हम लोग पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे बचा हुआ चैप्टर, सॉरी बचा हुआ टॉपिक।